हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे और हम कल पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइज़र और मैनर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे जो मैनर होता है वो हमारी देसी खाद होती है और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो होते हैं उर्वरक। फर्टिलाइज़र में जैसे NPK है, यूरिया है, ये सब हम घर पे देखते हैं। हमारे पेरेंट्स इनको बाज़ार से लेके आते हैं खेत में डालने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी देसी खाद होती है जिसको बोलते हैं मैनर, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है फर्टिलाइज़र के कंपेयर में। क्यों होती है, चलिए उसको रीड आउट करते हैं। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जिस भी खेत में हम मैनर को डालेंगे या हमारी देसी खाद को डालेंगे, उससे क्या होगा कि जो मिट्टी पानी सोखती है वो कैपेसिटी उस मिट्टी की बढ़ जाएगी। मतलब कि वहाँ पर पानी लंबे समय तक टिकेगा और जिसके कारण वहाँ पर नमी बनी रहेगी और पौधों में पानी की कमी नहीं आएगी। It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy। मतलब कि जो मैनर हम खेत में यूज़ करेंगे उससे जो हमारी मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी या उसमें खुलापन आ जाएगा। उससे क्या होगा, जो वहाँ पर जैसे कोई भी गैस है या उसमें हवा उसमें आर पार करके जा सकती है, यानी उसमें से हवा क्रॉस कर सकती है आसानी से। आगे है फिर थर्ड, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। यानी कि जो जीव जंतु जो काफ़ी छोटे होते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं हम मित्र कीट बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास हम केंचुआ माने, तो ऐसे जीव, छोटे जीव जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो मैनर का यूज़ करने के बाद काफ़ी बढ़ जाते हैं और जो कि हमारी फसल को ग्रोथ करने के लिए और एक अच्छी प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। आगे है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। मैनर क्या करते हैं, मिट्टी का जो टेक्सचर है, जो उसकी बनावट है या जो उसमें उसकी उपजाऊ शक्ति है, उसको मेंटेन रखते हैं। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे इसमें है इरिगेशन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या होता है इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव। यानी जितनी भी हमारे आसपास जीवित चीज़ें हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी पानी बहुत ही ज़रूरी है एक ग्रोथ के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। पानी को जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं वो सोख लेती हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइज़र आर आल्सो अब्जॉर्ब्ड। यानी पानी के साथ साथ जो हमारे पास फर्टिलाइज़र होते हैं, मिनरल होते हैं, उनको भी जो जड़ें होती हैं पौधे की वो सोख लेती हैं, उनको भी अब्जॉर्ब्ड कर लेती हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट में लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी बीज रखते हैं कहीं पे भी, अगर जब तक उसके पास नमी नहीं होगी बीज के पास, वो बीज नहीं उगेगा। क्योंकि जो नमी है वो पानी के कारण ही आती है। जैसे हम कोई भी बीज लगाते हैं तो गिल्ली जगह पर उस बीज को लगाते हैं, उस सीड को हम लगाते हैं ताकि वो जल्दी से उग जाए। ड्राई कंडीशंस में बीज कभी नहीं उगता। तो यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी में घुलते हैं
और क्या करते हैं, पानी में घुलने के बाद पानी जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है और प्लांट के हर पार्ट में वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। तो चलिए आगे। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी जब तक फसल में पानी होगा तो जो हमारी गर्मियों में जो लूएं चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, उसका फसल पर कोई नुकसान नहीं होगा। या हम माने जब कड़ाके की सर्दी होती है, जब हमारा पाला जमता है, अगर हमारी फसल में पानी लगा हुआ है तो उस पाले का हमारी फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पानी जरूरी होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी पौधों में मॉइस्चर रखने के, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल, यानी मिट्टी में नमी रखने के साथ साथ और एक अच्छी फसल लेने के लिए हमें फसल में पानी देना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी की सप्लाई देते हैं हम अपने फील्ड को, अपनी फसल को एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जैसे कि आज हमने पानी लगाया है तो कुछ दिन के बाद फिर लगाएंगे, फिर आगे कुछ दिन के बाद फिर लगाएंगे, यानी कि ये टाइम एक रेगुलर इंटरवल होता है, उसके बाद हम पानी लगाते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है इरिगेशन की, कि इरिगेशन क्या होता है। जो हम खेतों में पानी लगाते हैं वो प्रोसेस हमारी इरिगेशन होती है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल, सीजन टू सीजन। आप देखते हैं जो इरिगेशन है वह एक फसल से दूसरी फसल तक वेरी करता है, चेंज होता है। हम एग्जांपल मान सकते हैं कि हमारे पास धान की फसल है, तो धान की फसल में हम क्या करते हैं, रोज़ या 2-3 दिन के बाद पानी लगाते हैं। लेकिन गेहूं और चने में ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। और आगे इसमें लिखा है सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। जैसे हमारे खेत की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, और जो मिट्टी हमारे पास चिकनी मिट्टी है या हमारे पास बालू मिट्टी है, तो वो जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ पर वेरी करती है। क्योंकि जो बालू मिट्टी होती है उसमें हमें पानी को बार बार लगाना पड़ता है, लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है वो उसमें पानी हमें कम लगाना पड़ता है। और जो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इरिगेशन वो सोइल टू सोइल वेरी करता है, चेंज होता है। और इसमें आगे लिखा है सीजन टू सीजन। यहाँ पर ये अर्थ है कि जैसे सीजन है उसके अकॉर्डिंग हमें इरिगेशन करनी पड़ती है। जैसे अगर मान ले हम, अगर हमारे पास गर्मी का सीजन है तो उसमें क्या होगा कि हमें फसलों को बार बार पानी देना पड़ता है, क्योंकि जो लाइट होती है सूर्य की वो काफ़ी तेज़ होती है, और जिसके कारण पानी हमारा वेपोरेट हो जाता है, मतलब कि वो भाप बन जाता है और पानी जल्दी ख़त्म होता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट विंटर में हमें पानी की सप्लाई कम देनी पड़ती है। इसमें ये लिखा आगे, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, यानी कि गर्मी में हमें पानी बार बार देना पड़ता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स, क्योंकि मिट्टी में जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर सूर्य की लाइट गिरेगी, जिससे पानी वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से पानी उड़ जाएगा और हमें फिर दोबारा से हमारी ज़मीन में नमी रखने के लिए पानी की सप्लाई देनी पड़ती है। और पौधे भी क्या करते हैं, गर्मियों में इवेपोरेट करते हैं, पत्तियों से पानी को उड़ा देते हैं, तो हमें गर्मी बार बार पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. यानी कि ये बता रहे हैं कि हमें अपने प्लांट्स होते हैं, जैसे घर में गमले हैं या घर में कोई भी पौधा लगा रखा है, तो हमें ये ध्यान रखना है
कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हम करते रहें, कि उसमें पानी डालते रहें। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो जो नमी होती है मिट्टी की वो सूख जाएगी और कुछ टाइम के बाद जो हमारा पौधा है वो मुरझा जाएगा। आगे है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो इरिगेशन हम करते हैं उसके सोर्स क्या है, यानी कि किन किन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, वो इस प्रकार हैं: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, canals। वेल्स तो अपने कुएं हो गए, जो कुएं हैं। देखिए, अगर हम हरियाणा के अंदर हैं या हम किसी और स्टेट के अंदर हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तरीके होते हैं इरिगेशन के वो हर जगह चेंज होते हैं। आगे इसमें है ट्यूबवेल्स, जो हम देखते हैं ट्यूबवेल खेतों के अंदर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर। पॉन्ड्स हमारे तालाब हो गए, लेक्स हमारी झीलें, रिवर हमारी नदियाँ हो गई, और डैम्स बांध हो गए, और कैनाल हमारी नहरें हो गई, और जिसको बोलते हैं रजबाह है। ये हमारे सब एक पानी के स्रोत हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसको। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि ऐसे मेथड जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। यानी जो पानी होता है कुओं के अंदर, झीलों के अंदर और नहरों के अंदर, हम क्या करते हैं उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, और ये सब एक डिफरेंट रीजन में होता है। जैसे हरियाणा में कुछ तरीका अलग है, महाराष्ट्र में कुछ अलग है, आंध्र प्रदेश में कुछ अलग है, यानी कि सभी स्टेट में ये पाने का तरीका यानी कि इरिगेशन का तरीका एक अलग अलग होता है। आगे है फिर कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, यानी कि जो हमारे पुराने तरीके हैं पानी लगाने के, उनमें या तो हमारे जो पशु होते हैं या फिर जो हमारे ह्यूमन लेबर है, वहाँ पर ह्यूमन लेबर और पशुओं का हम यूज़ करते थे। सो दीज मेथड्स आर चीपर, और ये मेथड हमारे क्या थे, बहुत ही सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट। यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि लेस एफिशिएंट इसने क्यों लिखा है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है और जो कैटल है या पशु हैं, ये वैसे सस्ते थे इनको यूज़ करना, कि हर जगह अवेलेबल चीज़ें थी दोनों की दोनों ये, लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम थी। हम मान लें कि ह्यूमन और कैटल क्या करते हैं, दिन में मान लो कि ये दोनों 1 एकड़ में पानी लगाते हैं, दिन में 1 एकड़ में पानी लगाते हैं, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो आपको पता है कि कैटल भी, जो कैटल होते हैं हमारे पशु होते हैं, उनको भी आराम करने की ज़रूरत होती है, और जो ह्यूमन लेबर है यानी हम करते हैं पानी के लिए, हमें भी आराम करने की ज़रूरत होती है। तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, यानी कि ये काम तो करते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगाते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, यानी कि ऐसे बहुत से तरीके कौन कौन से हैं जहाँ पर कैटल और मनुष्य खुद अपने क्या करता है, खुद इरिगेशन के लिए काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोट पे क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर खड़ा है एक व्यक्ति, ये यहाँ पर जो पीछे रस्सी है, रस्सी से कोई पानी खींच रहा है, फिर ये व्यक्ति खड़ा है, ये जिसमें पानी आता है नीचे से उसको हाथ में रखकर नीचे डालता है। अब देखिए ये साधन ऐसा काम करते रहते हैं, तो इसमें कई व्यक्तियों को लगना पड़ता है, और जिसमें पानी क्वांटिटी है ये काफ़ी कम है, और इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हमें लगा है। ये हमारा पुली सिस्टम होता है। जैसे गांव में आपने देखे होंगे कि अभी भी कुएं हैं, और यहाँ पर एक पुली ये होती है, पुली हमारी जहाँ जिस पर रस्सी चलती है। तो ये सिस्टम वैसे सस्ता सिस्टम है ये, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आगे है फिर चेन पंप। ये हमारा क्या है, यहाँ पर चैन पंप का एग्जाम्पल है, और ये हमारा ढेकली है। इसमें एक साइड पत्थर लगाया हुआ है और ये इसमें से पानी खींचता है।
इसको यहाँ से नीचे, इसमें यहाँ क्या करता है ये, इसको नीचे दबाता है, फिर पत्थर इसको वापस खींचता है। हमारा ढेकली है। अब ये है हमारा सबसे जो फेमस मेथड है, आज से कम 50 साल पहले मान सकते हैं, ये है रहट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर वैसे दिखा रखा है कि एक बैल है, लेकिन यहाँ पर 2 बैल इसको ऐसे घुमाते हैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिससे क्या होता है, एक नीचे शाफ्ट लगी होती है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है, और ये शाफ्ट इसको ऐसे घुमाती है, और जो बाल्टियाँ हैं ये एक चैन पर लगी होती हैं नीचे, और नीचे यहाँ पर पानी होता है। तो जैसे ये घूमेगा, ये बाल्टियाँ नीचे चैन के अकॉर्डिंग पानी में भर जाएंगी, फिर ये बाल्टियाँ ऊपर जाएंगी, फिर यहाँ आने के बाद बाल्टियों का पानी फिर खाली हो जाएगा, फिर ये बाल्टियाँ नीचे जाएंगी, फिर भर के वापस आएंगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बाल्टियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं रहट। आज तो ये हमारे डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन पहले होता था। तो इसमें हमारे पशु काफ़ी थक जाते थे और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम थी। तो चलिए आगे, आजकल क्या हो गया है उसको डिस्कस करेंगे। आजकल हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने लगे इरिगेशन में। तो यहाँ पर देखिए, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी आजकल पंप्स का हम यूज़ करने लगे। जैसे अपने ट्यूबवेल में पंखा होता है, पंखा बोलते हैं जिसको, वो पंप सेट, उसको इंग्लिश में पंप सेट बोलते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स, यानी कि जैसे हम खेत में, आपने देखा कि ट्यूबवेल में पंखा होता है, उसको चलाने के लिए हम इंजन का यूज़ करते हैं या फिर बिजली की मोटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो गया है कि कम टाइम में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, यानी इरिगेशन कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे अपने सबमर्सिबल पंप सेट हो गए हैं, ट्यूबवेल हो गए हैं। तो इस तरीके से आजकल के जो सिस्टम है इरिगेशन का, वो ऐसे चल रहा है। होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, कि आज बिल्कुल हम आज के टाइम की बात करेंगे। ट्यूबवेल है, जो सबमर्सिबल हैं, वो तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन आज भी एक बहुत सारे नए तरीके हैं पानी लगाने के लिए। वो क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम कोई पंप सेट लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जो ये ऊपर वाली पाइप है, इसमें से क्या कर रहा है, पानी पंप सेट छोड़ रहा है। ये पानी फिर नीचे गया है, और ये हमारे लगे हुए हैं स्प्रिंकल, इसको हिंदी में बोलते हैं फव्वारे। ये हमारे यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंकल लगे हुए हैं। इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर जो खेत हैं वो ऊंचे नीचे हैं, यानी कि जहाँ पर खेत का लेवल बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ है। मान लें कि जहाँ पर टिब्बे हैं या बालू के खेत हैं, वहाँ पर हम स्प्रिंकल का यूज़ करते हैं। जैसे ही पानी इनमें से जाता है तो क्या होगा, जैसे ही पानी इनमें से मूव करेगा, जैसे कि पानी यहाँ से गया, फिर यहाँ पानी इसमें जाएगा, फिर आगे वाले स्प्रिंकल में पानी जाएगा, फिर आगे वाले में जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ऐसे स्प्रिंकल पानी, इसके ऊपर 2 नोजल लगी होती हैं, एक पानी इसमें से छोड़ेगा, फिर इसमें छोड़ेगा। ऐसे क्या करेगा, ये जैसे ही पानी का जो इसको स्ट्रोक लगेगा, जो झटका लगेगा पानी का, तो ये फव्वारा हमारा क्या करेगा, घूमेगा। तो ये यहाँ पर बारिश करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही सभी फव्वारे हमारे काम करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी की बारिश हो रही है। तो ये इसमें ये सिस्टम ये भी है कि जैसे हमने यहाँ पर पानी लगा दिया, तो हम आगे पाइप लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें और पाइप जोड़ सकते हैं, और फव्वारों को हम आगे लगा सकते हैं। ये हमारा एक स्प्रिंकल मेथड है। और आपने किसी न किसी बच्चे ने यहाँ इसको देखा भी होगा। जिन्होंने देखा है वो कमेंट बॉक्स में अपना
नाम लिखेंगे, बस हम समझ जाएंगे कि इन बच्चों ने इस सिस्टम को देखा है। आगे है फिर ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, जैसे हमारे पास कपास के पौधे लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, जो पानी जाएगा वो सिर्फ पौधे की जड़ तक ही जाएगा, यानी आसपास पानी नहीं जाएगा, और जो पौधे की जड़ होगी उसमें ही पानी जाएगा। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, यानी सबसे अच्छा तरीका ये है कि इससे हम जो हमारे फलों के पेड़ हैं, गार्डन हैं, ट्रीज हैं, हम उनको सीधे पानी दे सकते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी जैसे कि ये तकनीक हमारी जो इसको हम राजस्थान में यूज़ करते हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, और वहाँ पर ड्रिप सिंचाई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको पता है कि पानी बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि जैसे हम खेत में जब जाते हैं, गेहूं के खेत में या फिर जैसे कि कपास के खेत में जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम इरिगेशन करते हैं हमारे यहाँ पर, तो हम सारे खेत को पानी का भर देते हैं। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, यहाँ पर पौधों तक नालियाँ बिछी होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ, और वो क्या करेंगे, पौधे के जड़ में ही पानी डालेंगी, यानी कि पौधे के आसपास पानी नहीं होगा, बस उसकी जड़ में ही पानी मिलेगा। आगे है फिर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। Bozo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. यानी कि जो दोनों बच्चे हैं ये खेत में गए, उन्होंने देखा कि गेहूं के जो गेहूं का खेत था उसमें गेहूं के पौधों के साथ दूसरे पौधे और भी उगे हुए हैं। तो ये पूछते हैं अब आगे, हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। तो ये पूछते हैं कि जो गेहूं के जो पौधे हैं उनके साथ और पौधे उगे हुए हैं, तो क्या वो किसी के द्वारा लगाए गए हैं, यानी कि उनको किसी ने बोया है, जो ऐसे पौधे जो गेहूं के पौधों के साथ उगे हुए हैं। अब देखिए आगे, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डिफाइन वीड्स। तो देखिए, जैसे हमारे पास गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल उसमें खड़ी हुई है, तो उनके आसपास देखेंगे कि आप और भी पौधे खड़े हैं, जो हमने नहीं बोए वो अपने आप उगे हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। जिनको हमने नहीं बोया है हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। जैसे कि गेहूं के खेत में आपने देखे हैं कि कोई बेलपत्ती उगाई है, और एक घास मशहूर है हमारे यहाँ पर, उसको बोलते हैं गुल्ली डंडा, और जैसे बथुआ है, ठीक है, ऐसे कई जो पौधे जो हमने बोए नहीं हैं वो वैसे अपने आप उग जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं वीड्स, उनको बोलते हैं खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी जब हम इस घास को हटाते हैं इसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, यानी जहाँ पर घास ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो कंपटीशन करेगा किसके साथ, जो हमारी फसल का पौधा है उसके साथ वो कंपटीशन करेगा, यानी जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलने चाहिए वो ये घास फूस अपने आप ले लेंगे, यानी कि आपस में ये कंपटीशन करेंगे। जैसे हमारे पास गेहूं का पौधा है, उसके पास घास खड़ी हुई है, तो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पौधे को कम मिलेंगे, और साथ में जो ये घास फूस है ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमारे यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। आगे है फिर दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, यानी कि अगर जो ये वीड्स है ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी उस पर वो काफ़ी प्रभाव डालेंगे। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग। कई घास तो ऐसे होते हैं जब हम फसल को काटते हैं उसमें वो काफ़ी परेशानी डालते हैं,
जैसे कई आप देखे हैं कि कुछ कांटेदार घास होते हैं जो खेत में हमें काफ़ी परेशान करते हैं। तो ऐसे कई सारे वीड्स होते हैं जो हमें कटाई के दौरान भी तंग करते हैं। और कई घास हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए और हमारे एनिमल्स के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, जिनसे हमारी तबीयत डाउन हो सकती है। आगे है फिर Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. देखिए किसानों के पास कई सारे तरीके हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बीज बोने से पहले वो हल चलाते हैं, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, ताकि जो घास है, जो वीड्स है, वो जड़ से उखड़ जाए। आगे है फिर द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी अगर टीलिंग करने के बाद भी घास फसल के साथ हमारे उग जाता है तो हमें उसे कब हटाना चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो उसे हम कब हटाएंगे, जब उस घास को हम उसको हटाएंगे जब वो घास, एक बार देखिए ध्यान से इसको, इस लाइन दोबारा पढ़ते हैं हम। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी कि जो घास होंगे हमारे पास, उनके बीज उगने से पहले, यानी जो फ्लावर होते हैं उनमें बीज बनने से पहले, अर्थात अब हम घास को तभी काट देंगे जब हम घास को तभी नष्ट कर देंगे या काट देंगे जब तक उनको फूल आए। यानी कि फूल आने और बीज आने से पहले ही हम उनको काट देंगे या नष्ट कर देंगे। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting, cutting them close to ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। हम क्या करते हैं, घास को मैन्युअली काट सकते हैं, यानी हम खुद घास को काट सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम दराती का यूज़ करते हैं घास काटने के लिए, खुरपी का यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास कसोला होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं, और कल्टीवेटर होता है हम उसका भी यूज़ करते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। यानी कि ऐसे कई बार क्या होता है, घास को उखाड़ने के बाद भी घास फिर से उग जाता है। तो हमारे पास कई सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं। जिसे हम स्प्रे करते हैं खेतों में तो हमारे वीडीसाइड्स होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है लाइक 2,4-D, ये भी एक स्प्रे का नाम है जो हम खेतों में छिड़कते हैं। These are sprayed in the field to kill the weeds। हम खेतों में इनका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे जो वीड्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। They don't damage the crops। और जो वीडसाइड होते, जो स्प्रे होते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान नहीं करते। The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the fields with sprayer। जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे लगता है स्प्रेयर, या घरों में हम लेके आते हैं छोटा सा स्प्रेयर जिनमें हम पंप लगा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो मेडिसिन होती है, जो दवाई होती है, हम उस पे लिखा होता है कि कितनी मात्रा हमें इस पानी में डालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पानी में डाल देते हैं और उसके बाद उसका स्प्रे करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पीछे इसकी पंप सेट लगा हुआ है और ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर स्प्रे कर रहा है। आगे है एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो वीडसाइड होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, हम घास पर तब करते हैं कि जब उन पर फूल न आए और ना ही उनमें बीज बनना स्टार्ट हो। यानी कि घास के बीज बनने से और फूल बनने से पहले ही हम उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ताकि जो उनकी संख्या है और ज़्यादा बढ़ ना जाए। स्प्रेइंग ऑफ वीडसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड बी यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स।
क्योंकि ये केमिकल जो हम स्प्रे करते हैं काफ़ी जहरीले होते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजर हो सकते हैं। जब भी हम स्प्रे करें तो हम अपने चेहरे पर और जो हमारी जो अपना मुंह है, नाक है, या मान ली चेहरा है या शरीर का कोई भी अंग है, हम उसको कपड़े से ढकेंगे, उसके बाद ही स्प्रे करेंगे ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आप इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने कल मैथ्स और इसके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये कर लिए होंगे। और इसमें क्वेश्चन मैंने कल ये बताया था कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैनर, तो वो भी आपने कर लिया होगा। तो आज आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन। आगे है डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ये क्वेश्चन है 6th, ये यहाँ पे है। ये यहाँ पे इसका आंसर है व्हाट इज इरिगेशन। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ तक। व्हाट इज इरिगेशन की डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें बस 2 पॉइंट लिखोगे आगे। एक पॉइंट हमारे पास है ये स्प्रिंकलर वाला और एक हमारे पास है ड्रिप सिस्टम वाला। तो ये आप इसमें 2 पॉइंट लिखोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पर एक क्वेश्चन है 9th, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। आपको ये क्वेश्चन भी करना है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर है वीड्स वाले क्वेश्चन का कि दीज, यहाँ पे इनसे लेकर वीड्स तक। और इसमें आगे ये लिखना है वीड्स वाले क्वेश्चन में, यहाँ से द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय उप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। एक ये पॉइंट लिखना है और एक ये, इसमें 2 पॉइंट हो गए और एक डेफिनेशन हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये द मैनुअल से लेकर ग्राउंड तक, और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है वीड से लेकर वीडी साइड्स तक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और जो स्टूडेंट्स वीडियो देखता है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम आज जरूर लिखेंगे। थैंक यू।